नमस्कार मेरे साइंस गुरु के साथियों। चलिए आज बचा हुआ सेशन हम लोग पूरा करते हैं। पूरी कोशिश करेंगे जो हमारा सेशन बचा हुआ है जूलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला, कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए आज। तो हमने इसमें प्रोटोजोआ को समझ लिया है, आर्थ्रोपोडा को समझ लिया है और सीलेंट्रेटा को समझ लिया है। पूरी फेरा आपका अभी पेंडिंग में है। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलस्का की। मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का जो फाइलम है, तो पहली बात तो यह है कि यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। ठीक है। और पहला सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पहला सबसे बड़ा संघ हमारा है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो कि हम कल बता चुके हैं कल की क्लास में। और दूसरी बात इसकी क्या होती है, इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं अधिकांश जंतुओं पर, सारे पर नहीं, अधिकांश जंतुओं पे CaCO3 मतलब ये कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पाई जाती है, पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पाई जाती है। ये विशेषताएं हैं इनकी। ज्यादा नहीं, बस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, जो मेन पॉइंट है उन्हें समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है इसका कि ये इस संघ के जंतु, इस फाइलम के जंतु, इस संघ के जंतु समुद्री तथा स्थलीय होते हैं। इसमें से ज्यादा एनिमल जो होंगे वो समुद्री होंगे, थल पे रहने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है भाई। तो ये मोलस्का के कुछ एनिमल्स हैं, सॉरी एनिमल्स नहीं, कुछ विशेषताएं हैं। एनिमल्स को हम अब डिस्कस करेंगे। पहली विशेषता यह कि दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, नॉन का इनवर्टिब्रेट का। दूसरी विशेषता यह कि अधिकांश जंतुओं में CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की शेल इनके शरीर पर पाई जाएगी। ठीक है, मतलब ये अंदर से बड़े ही कोमल होते हैं लेकिन ऊपर से उतने ही सख्त होते हैं। इस संघ के जंतु समुद्री तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? समुद्री तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं मेरे भाई, है ना। समुद्री तथा स्थलीय दोनों प्रकार के जंतु आते हैं इसमें। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट करिए, उसके बाद में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम इसके जो एनिमल्स होते हैं मोलस्का के, उन एनिमल्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला नंबर जो आता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस हमने एक पॉइंट में भी लिखाया है विशेषता में कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, लेकिन ये ऐसा एनिमल है जिसके शरीर पर सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिना शेल का एनिमल होता है। ठीक है भाई। ऑक्टोपस एक्चुअली शुरुआत में इसके शरीर पर सेल होती है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे सेल ऑटोमेटिक इसको छोड़ के चली जाती है, सेल निकल जाती है, फिर ये अपना जीवन यापन अपने आप करता रहता है, फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है इस पे। तो ऑक्टोपस ऐसा होता है।
और दूसरी इसकी ये विशेषता है ऑक्टोपस की, ये पूरे संघ में, पूरा जो मोलस्का संघ है, फाइलम है, पूरे संघ में सबसे बुद्धिमान जंतु होता है, सबसे बुद्धिमान जंतु होता है। ऐसे पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। आर्मी में, रेलवे में, यहाँ से बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ये पूरे संघ में सबसे बुद्धिमान जंतु, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वर्टिब्रेट में सबसे बुद्धिमान एनिमल कौन सा है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट का सबसे बुद्धिमान एनिमल अगर कोई है तो वो ऑक्टोपस है। बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक होता है ये, अपने दुश्मन को दूर से देख लेता है समुद्र के अंदर और तुरंत ही भाग खड़ा होता है। लेकिन फिर भी भैया, है ना, बकरी कब तक इतवार बत्ते रहेगी ना, कब तक लोग कहते हैं ना बकरियां कब तक इतवार बत्ते रहेगी, तो ऐसे ही ये भी पकड़े जाते हैं, इनको भी लोग खा लेते हैं पकड़ के। तो ये पूरे संघ में सबसे बुद्धिमान जंतु होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब हम अगला नाम लेते हैं स्नेल का। स्नेल का, SNAIL। स्नेल को हिंदी में कहते हैं घोंघा। अब देखिए, आपने घोंघा को देखा होगा तालाबों में, नहरों में। घोंघा जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत हार्ड शेल होती है, उसको फोड़ दो तो उसके अंदर का जीभ बड़ा ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल जंतु होता है, लेकिन बाहर से उतना ही कठोर, है ना, घोंघा। और ये जल और थल दोनों पे पाया जाता है ना, ये जल और थल दोनों पर पाया जाता है। ये जल तथा थल दोनों पर पाया जाता है, जल और थल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। तीसरे एनिमल का अगर हम बात करें तो वो है सीपिया। सीपिया को हिंदी में कहते हैं सुत्ती। सुत्ती। पुराने जमाने के बूढ़े बाड़े लोग क्या करते थे, हांडी में दूध को गर्म करते थे और उसको खुरचने के लिए, उसकी जो तरी होती है लग जाती है दूध की, तो उसको खुरचने के लिए सुत्ती का उपयोग करते हैं। तो नहरों से बीन के लाते हैं, इतनी इतनी लंबी लंबी होती है ना। वो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, तो ये उससे जीव निकल जाता है, सीपिया निकल जाता है, ठीक है। और वो उसकी शेल को हम लोग उठा के लाते हैं, तो उससे वो बूढ़े बड़े क्या करते थे, उससे हांडी को खुरचते थे, है ना। तो सुत्ती कहते हैं उसको, ठीक है भाई, सीपिया। इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है, इसे कटल फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कटल फिश इसका दूसरा नाम है, इस याद रखना, इसे कटल फिश भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, कटल फिश। अगला एनिमल है हमारा 4 नंबर, लोलिगो। लोलिगो, ठीक है, लोलिगो। लोलिगो का भी एक दूसरा नाम है, जरा देख लेते हैं भाई, स्क्वाइड। स्क्वाइड, SQUID, स्क्वाइड। लोलिगो का दूसरा नाम क्या है, स्क्वाइड। और इसकी भी एक विशेषता अपनी होती है, इस एनिमल की अपनी एक विशेषता होती है कि इस संघ का, मोलस्का संघ का, इस संघ का सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है, सॉरी तैरने वाला लिखते हैं, पानी में दौड़ता कौन है भाई, तैरता है, तैरने वाला जंतु है। सबसे तेज तैरने वाला जंतु लोलिगो होता है। डेंटेलियम,
ठीक है। डेंटेलियम पांचवा एनिमल हमारा है डेंटेलियम, और इसका नाम इसे टस्क फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, इसे टस्क फिश के नाम से भी जानते हैं। कुछ में एनिमल मैंने लिखे, होते बहुत सारे हैं, तो कुछ ही लिखे हैं जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिले हैं। नंबर 1 ऑक्टोपस। ये एक ऐसा संघ में एनिमल है जिसके शरीर पर शेल नहीं पाई जाती, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल नहीं होती है ना, शेल बिना शेल का एनिमल होता है। और दूसरा ये पूरे संघ में सबसे बुद्धिमान जंतु होता है। ठीक है। दूसरा है स्नेल यानी कि घोंघा। ये जल तथा थल दोनों पर पाया जाता है। तीसरा होता है सीपिया, जिसे कहते हैं सुत्ती, इसे कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। चौथा है लोलिगो, इसका स्क्वाइड भी एक नाम होता है। इस संघ का सबसे तेज तैरने वाला जंतु है। पांचवा होता है डेंटेलियम, इसे टस्क फिश के नाम से भी जानते हैं। ये सारे वो नाम है जो आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आप इन्हें याद कर लें और नोट करें, तब तक हम बोर्ड को रफ कर लेते हैं। चलिए भाई, मुझे लगता है कि मोलस्का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, मोलस्का तो निपट गया भाई, अब हम बात करते हैं हेलमिन्थीस की, है ना, हेलमिन्थीस की। इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं वरना उधर जगह कम पड़ेगी। यहां से शुरू करेंगे। हेलमिन्थीस के अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं? ठीक है भाई, 2-4 ही आते हैं, लेकिन ये पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट तो यहां से ये बनता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे देखने को नहीं मिल पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 7th और 8th क्लास की बुक्स में इसका जिक्र आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पूरा लेसन आता है। मैं भी पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में 8th क्लास, शायद 8th क्लास में पहला ही चैप्टर था इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की बुक में। तो हम इसके एनिमल्स का जिक्र करते हैं। पहला एनिमल्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 को डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस इसका एनिमल है। और जैसा कि हमने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो बेयर आइज से तो हमको दिखने वाले हैं नहीं, ये नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस ये कहाँ रहता है? जंतुओं की, मतलब मानव तथा जानवरों की आंत में, आंत में। ठीक है भाई। और इससे एक रोग तैयार होता है भाई, ऐसा रोग जिसको सुन के आप सोचेंगे कि हाँ, आज तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, इससे कौन सा रोग होता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस से रोग होता है, शरीर के बाल झड़ जाते हैं। शरीर के, सर के नहीं, शरीर के, शरीर के बाल झड़ जाते हैं। अब शरीर के बाल झड़ने का मतलब समझते हो? सर भी गंजा हो गया, भौहें जो आपकी हैं वो भी निपट गई, और जो आपकी पलके हैं, बिन्ने, वो भी गिर गए, मूंछ भी ना रहेगी, दाढ़ी भी ना रहेगी, पेट, पिठी, हाथ पैर, कहीं पे भी एक बाल नहीं रहता है। और कल्पना कीजिए आप इस बात की, जब पूरे शरीर पे एक भी बाल ना होगा तो पूरे एलियन नहीं लगोगे? लगोगे ना भाई।
तो पूरे एलियन लगने लगे हुए। तो सोचिए ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस कितना खतरनाक है ना। मानव तथा जानवरों की आंतों में, कुछ ऐसे जानवर भी आपने देखे होंगे, कुत्ते वगैरह या मतलब बिल्ली वगैरह, किसी में भी ये रोग हो सकता है। ये जब आंत में पहुंच जाता है, आंत में ये रहने लगता है, फिर ये वाला रोग बनाता है, शरीर के बाल झड़ जाते हैं भाई, है ना। और कभी कभी पूछता है कि गंजेपन के रोग का कारण क्या है, तो गंजेपन के रोग का कारण होता है कबक। ये नहीं होता है, वो सिर्फ गंजा करता है, लेकिन ये जब प्रवेश कर जाता है तो भौंवे बिन्ने बाल मतलब पूरे शरीर को सफा चट कर देता है। और आज के ज़माने में तो पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट लगा रहे हैं लोग बाल उखाड़ने के लिए, है ना, बालों का सफाया करने के लिए। तो भैया ये लाइए, लैब से लाइए और इसको पी लीजिए पानी में मिला के, समझ लो सारा काम आसान। बिन्ने भौवे बाल सब गायब, कतई एकदम बहुत सुंदर, है ना। अब हम दूसरे जीव की तरफ इसके चलते हैं भाई। इसका दूसरा जीव होता है व्यूकेरेरिया बैनक्रॉफ्ट। व्यूकेरेरिया बैनक्रॉफ्ट, ये एनिमल का नाम है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है हाथी पांव, शायद हाथी पांव होता है। हाँ। इससे जो रोग तैयार होता है भाई, इससे रोग कौन सा बनता है, इससे रोग बनता है हाथी पांव। हाथी पांव या फिर फील पांव। फील पांव या फिर इसको आप फाइलेरिया भी बोलते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों में पैर इतना मोटा हो जाता है, एक पैर इतना मोटा हो जाएगा हाथी के पैर के समान, दूसरा नॉर्मल रहता है, कभी कभी दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं, बाकी शरीर नॉर्मल। तो ये जब बॉडी में जाता है मेरे भाई तो बहुत ही खतरनाक साबित होता है, बहुत ही खतरनाक साबित होता है। देखिए कितने खतरनाक लोग, एक तो बाल झड़ जाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा इंसान, है ना, पूरा एलियन बन जाएगा। दूसरी बात हाथी पांव जब हो जाएगा तो उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर ये फिर जेनेटिक्स रूप से चलता रहता है, फिर ये खत्म भी नहीं होता जल्दी जल्दी अगर आ जाए तो। और इसकी एक और विशेषता है कि ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस जो होता है या ब्यूकेरिया बैनक्रॉफ्ट जो होता है, ये अगर एक बार बॉडी में आ गए तो ये स्त्री के माध्यम से बच्चों में जाएगा, है ना, मेल से फीमेल में जाता है, और फीमेल के माध्यम से जो बच्चों में आएगा तो ये सिर्फ मेल पे ही अटैक करता है, फीमेल पे अटैक नहीं करता। इतना अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है भाई, देखिए मेल के साथ, है ना, ये सिर्फ मेल पे ही अटैक करेगा, लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लड़कियों में इनमें से कोई भी रोग नहीं होता है, लड़कों पे ही अटैक करता है ये सीधे, है ना। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखना। बीएससी क्लास में मैंने पढ़ा था इस बात को, है ना। तो ये जेनेटिक बन जाता है। फिर देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तो और जाएगा किसमें, सिर्फ मेल से। और उसे उसके वाहक का काम कौन कर रही है, फीमेल, फीमेल वाहक का काम कर रही है, लेकिन जाएगा सिर्फ मेल में, लड़के में जाएगा, सिर्फ लड़कियों में नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, आप इस बात समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अरे वीडियो बहुत लंबी है।